नागपुर के पारडी भांडेवाड़ी इलाके में कांग्रेस ने महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रभाग क्रमांक 25 से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अ, ब, क और ड प्रभागों के लिए 4 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग से नलिनी मोटघरे, सर्वसाधारण महिला मंजूषा वैद्य, ओबीसी वर्ग से श्रीकांत कैकाडे और सर्वसाधारण पुरुष यशवंत राहंगडले चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इस बार मनपा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। इस सियासी घमासान पर कांग्रेस उम्मीदवार यशवंत राहंगडले का कहना है कि पारडी क्षेत्र लंबे समय से अविकसित और उपेक्षित रहा है। पार्टी ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीत कर आता है तो सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं यशवंत राहंगडले ने नागपुर समय से बातचीत में कहा कि वे वर्षों से क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत हैं और अब चुनाव के जरिए जनता की सेवा करना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष पारडी भांडेवाड़ी प्रभाग क्रमांक 25 ड से यशवंत गुड्डू राहंगडले नगर सेवक पद के लिए दावेदारी यहाँ पे अपनी कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है। एक नेतृत्व वो करने जा रहे हैं और इस प्रभागों में जो है 4 कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पे लड़ रहे नगर सेवक पद के लिए। आइए सीधा जानते हैं यशवंत गुड्डू राहंगडले जी से कि किस तरह की रणनीति इस बार महानगर पालिका चुनाव में कि बतौर अगर नगर सेवक बनते हैं तो कैसी रणनीति उन्होंने अपनी बनाई हुई है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आपको ये उम्मीदवारी आपको जो आपने ली है। किस तरह की रणनीति आप इस बार आपने रखी है? देखिए, प्रभाग हमारा ये 25 है और जिस क्षेत्र में मेरा रहना है नवीन नगर, श्याम नगर, पूनापुर, ये परिसर है पारडी क्षेत्र का, और लगभग 30 साल बसा होने के बावजूद इस हमारे परिसर में आज भी जो बेसिक समस्या है, जिन्हें हम मूलभूत समस्या कहते हैं, तो इस मूलभूत समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। और निराकरण न होने के कारण हमारा क्षेत्र आज भी पिछड़ा है। एक तरफ जो है सरकार कहती कि हम इस परिसर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी लगभग 100% क्षेत्र में हमारे यहाँ पर आज भी सीवर लाइन की समस्या आज भी बनी है। आज भी हमारे एरिया में गटर लाइन नहीं है। पूरे यहाँ अभी सब मेरे परिसर के ही साथी लोग बैठे हैं। आज ये 30 साल पुराना बसा हुआ नवीन नगर क्षेत्र है, श्याम नगर है, पूनापुर परिसर है, और आज यहाँ इतने साल होने के बावजूद गटर लाइन की समस्या जस की तस बनी हुई है। आज भी हमारा सामान्य नागरिक जो है अपने घरों में सेफ्टी टैंक का गड्ढा खोद कर ही अपना जो दैनिक नित्य कर्म है वो चला रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो है ये दुख वाली बात है कि भाई आप एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बेसिक सुविधा देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो। अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ हमारा ये इंटरव्यू चल रहा है, मैंने भी यहाँ पर अभी इतना बड़ा है ये खड़ा किया है, लेकिन मुझे भी यहाँ पे अभी सेफ्टी टैंक का गड्ढा खोद के अपना वाला काम चलाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो समस्या है वो आज भी बनी पड़ी है। आज भी इस क्षेत्र में जो डामरीकरण का काम हो रहा है वो डामरीकरण का काम तरीके से नहीं हुआ है। आज हमारे क्षेत्र के जो है सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो दैनिक है। जिस सरकारी स्कूलों में पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं, आज वो स्कूलें जो है बंद पड़ी है। कोई भी नागरिक जो है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को जो है पढ़ाना नहीं चाहता। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है। यहाँ पर आज आधा 1 घंटा के ऊपर पानी नहीं आता। एक तरफ यही हमारे नेता लोग बोलते थे सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो 15 साल से इस नागपुर महानगर पालिका में सत्तासीन है, ये लोग कहते थे कि हम 7 दिन आपको 24 घंटा पानी देंगे, 24/7 आपने नाम सुना होगा। आज हमारे क्षेत्र में जो 1 घंटा आधा घंटा पानी आता है, कम दबाव का पानी आता है, वो भी कई बार जो है दूषित पानी आता है हमारे क्षेत्र में। तो हमारे क्षेत्र में जो बेसिक समस्या है उसका निराकरण नहीं हुआ है। आज भी कई क्षेत्र में आप देखेंगे तो रोडों का जो है संतुलित जो विकास होना था वो नहीं हुआ है। दोनों साइड से जो है फुटपाथ जो है वो ऊंचे है और डामरीकरण जो है नीचा है, और वो डामरीकरण नीचा होने के कारण आज भी लोगों के आपस में झगड़े होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो विषय है वो बहुत विकराल है। जी, व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लगता है कि जैसे 14 साल जैसे बीजेपी अपनी सत्ता में है, ऐसे में ये जो क्षेत्र आता है ये कृषि क्षेत्र आता है। इसके पहले यहाँ पे जो है किसान लोग अपनी खेती करते थे, उसके बाद जो धीरे धीरे था वो डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट के नाम लेके आपको अनडेवलपमेंट में क्या क्या चीजें दिखाई देनी है? देखिए, कृषि का आप जैसा बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। 30 साल हो गए और मुझे लगता है कि 30 साल यानी लगभग एक इंसान की आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो 30 साल में जिस प्रकार से विकास होना था ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे सामने की जो आप जमीन देख रहे हैं, ये 40 एकड़ जमीन जो है ये माननीय हमारे बहुत बड़े भाजपा के नेता की जमीन है।
हमारे लोगों को वो 100 फीट का जो निकाला हुआ रोड काम आ रहा है चलने के लिए, हमारा फायदा हो रहा है कि 100 फीट का रोड हमको यहाँ इस क्षेत्र में मिल रहा है। लेकिन अगर उसके पीठ पीछे अगर देखा जाए तो वो 100 फीट का रोड जो है ये भाजपा के एक नेता को फायदा पहुंचाने के लिए उसके जमीन में से जानबूझ के वो रोड निकाल के उस जमीन को जो 1 से 1.5 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन थी उसको 10,000 रुपए फुट का स्क्वायर फीट का रेट देने में वो लोग कामयाब हुए। कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की आड़ में ये लोग अपना फायदा कर रहे हैं। आज स्मार्ट सिटी नाम का प्रकल्प इसी क्षेत्र में यानी लाया गया है। और स्मार्ट सिटी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी में आज लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आज किसी व्यक्ति का यदि 1000 फीट का प्लॉट या 1000 फीट का मकान यदि किसी रोड के आरक्षण में जा रहा है या कोई टाउनशिप वहां बनाई जा रही है, आरक्षण है, जैसे पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, ये जो बन रहे हैं ये आरक्षित जमीन करके वहां बनाए जा रहे। तो अगर किसी प्रभावित व्यक्ति का प्लॉट या मकान या खेती जाती है तो उसे 60% मुआवजा दिया जाता है। 60% का मतलब आप समझिए, 1000 फीट का अगर उसका प्लॉट या मकान जाता है तो उसको 600 फीट दिया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि हर आदमी अगर अपने प्लानिंग के हिसाब से 1000 फीट का प्लॉट या 2000 फीट का प्लॉट लेता है कि भाई मेरे परिवार के सदस्य इतने हैं तो मेरा 1000 फीट में नियोजन जो है वो हो पाएगा। लेकिन उसका स्मार्ट सिटी में रोड में या कोई आरक्षण में यदि उसकी जमीन चली जाती है तो उसको केवल 60% जमीन दी जाती है। यानी कहीं ना कहीं उस आम आदमी की जो है प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और 600 फीट जगह में उसका काम भी नहीं होता और 400 फीट जो जगह लिया इन्होंने शासन ने उसका किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जो 40%। तो ये बहुत सारा अन्याय अत्याचार है। आज जिन जिन लोगों के स्मार्ट सिटी में इस हमारे परिसर में घर या प्लाट गए हुए उनका आज भी यहाँ सब साथी लोग हैं, किसी एक भी व्यक्ति का पुनर्वसन नहीं हो पाया है। आज ये पुनर्वसन की बात करते तो पीली नदी और नांग नदी का संगम है यहाँ भरतवाड़ा में, ईट भट्टे के पास, वहां जमीन देने की बात हो रही है। लेकिन आज भी पिछले 9 साल से स्मार्ट सिटी में नागरिकों का पुनर्वसन नहीं हुआ है। एक तरफ जो है हमारे क्षेत्र में जो स्मार्ट सिटी लाई गई है वो नागरिकों को विश्वास में न लेकर यहाँ लाई गई है। जब स्मार्ट सिटी इस क्षेत्र में, इस नागपुर के इस पूनापुर भांडेवाड़ी परिसर में लाई जा रही थी उस समय महानगर पालिका में ये प्रस्ताव आया था। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, जो नगर सेवक है, उन्होंने इस बात का मुद्दा कभी नहीं उठाया कि भाई स्मार्ट सिटी आ जरूर रही है लेकिन उसके गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। उसका विरोध करना चाहिए था कि भाई स्मार्ट सिटी लाई है लेकिन नागरिकों को जो तकलीफें जाएगी उसका क्या, नागरिकों को जो कंपनसेशन जो है आर्थिक मुआवजा उसका क्या, उनका पुनर्वसन उसका क्या, ऐसे मुद्दों पे यहाँ के नगर सेवकों ने लड़ना था। आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी के नाम पे 300 रुपए फीट का डेवलपमेंट चार्ज का लेटर अभी भेजने वाले वो लोग। अब ये चुनाव होने के कारण, लोकसभा, विधानसभा और अभी महानगर पालिका के लोकल चुनाव होने के कारण इन्होंने स्मार्ट सिटी में दबाव बना करके वो डिमांड जो है निकलवाने का रोक दिया है, जो कि वो डिमांड शुरुआत में कई लोगों के पास आज भी है जो 300 रुपए फीट के हिसाब से यहाँ के नागरिकों को से वसूले जाने हैं। तो मुझे प्रश्न ये है कि भाई पहले ही हम लोग 56 रुपए फुट का NIT का जो है डेवलपमेंट चार्ज भर रहे, ऊपर से आप स्मार्ट सिटी का 300 रुपए फुट जो है हमारे नागरिकों के ऊपर बोझ डालोगे आर्थिक। तो हमारा इस क्षेत्र में रहने वाला अधिकतर जो है मजदूर वर्ग के लोग और अशिक्षित लोग ज्यादा है। ऐसे गोर गरीब जो सिटियों में आज जहाँ भी बड़े बड़े काम चल रहे बिल्डिंगों के, दुकानों में, लगभग हमारे क्षेत्र के नागरिक मजदूरों के रूप में वहाँ काम करते 15, 20, 25 हजार रुपए कमाने वाले हाथ मजदूर लोग हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर तो महंगाई का ऐसा बोझ पे बोझ, NIT का 56 रुपया अलग है, नागपुर महानगर पालिका का कारपोरेशन टैक्स जो पहले 500 हुआ करता था 600 फीट के लिए, अभी 2000 रुपये सालाना हो गया, 3000 रुपये सालाना हो गया, 20-20, 25-25 हजार रुपये का जो है कारपोरेशन का टैक्स उनके ऊपर आप लोग भेजते हो, वो उनको भरना पड़ता है, वो टैक्स अलग है। इधर स्मार्ट सिटी का 300 रुपये फीट का वो अलग है। तो जनता करेगी क्या? पहले ही जनता अपने मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। आज 15, 20, 25 हजार कमाने वाला युवा साथी हमारे बीच में यहाँ बैठा है। आप देखिए, अगर 25,000 रुपये या 20,000 रुपये वो अगर महीने का कमाता है तो उसके बड़े मुश्किल से घर चलाना उसको कठिन जाता है। आज उसके घर की घरवाली जो है परेशान रहती है, मोबाइल के बिल है, गाड़ियों का पेट्रोल है, दुनिया भर के खर्चे है, बच्चों की शिक्षा पर खर्चा होता है। तो बहुत सारी समस्याओं से पहले ही वो ग्रसित है, दुखी है। और दूसरी तरफ ये लोग स्मार्ट सिटी के नाम पे जब 300 रुपये फीट का डेवलपमेंट चार्ज इनसे वसूल करने के लिए इन्हें डिमांड भेजेंगे तो मुझे निश्चित ऐसा लग रहा है कि ये गरीब भगाओ अभियान चला रहे हैं। क्योंकि सामान्य आदमी जब अगर स्मार्ट सिटी का
डिमांड नोट का पैसा नहीं भरेगा तो स्वाभाविक है उसके सामने एक ही चारा रहेगा कि अपना घर बेच के अपना दूसरी जगह उसको जाना पड़ेगा। तो ये गरीबों को भगाने का जो काम है वो करने वाले हैं। दूसरा एक मुख्य प्रश्न है कि अभी हमारे क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का कोई कारण नहीं है। वो अदानी की कंपनी होने के कारण अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर जो है वो तेजी से घूमता है। जहां बिल 500, 800, 1000 रुपया आता था, आज वही नागरिकों का इलेक्ट्रिक का बिल 2-2, 2,500, 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपया आ रहा है। तो हर प्रकार से हमारे क्षेत्र के नागरिकों को ये लोग महंगाई के बोझ तले दबा रहे हैं। जन सामान्य व्यक्ति नागरिक जो है पहले ही अपने आर्थिक परेशानियों के कारण, अपने परेशानियों के कारण दुखी है और सरकार उसके ऊपर दोगला जो है दुबला यानी महंगाई का मान डालने का काम कर रहा है। जी, सत्ता पक्ष जो है वो बोलते हैं विकसित भारत, सक्षम भारत और प्रगतिशील भारत की जो बातें करता है, तो उसके भरोसे पे वोट बैंकिंग भी वो काफी लेने की उनकी उम्मीद दिखाई दे रही है। कि क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में ये जो 3 नारे लगाए जा रहे हैं, विकसित भारत, सक्षम भारत, ये क्या सच में ये है उतना, मतलब यहाँ का जो भाग है ये उतना प्रगत हो पाया है? देखिए, सत्ता पक्ष जो है नागरिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नागरिक जो है, हमारे क्षेत्र का नागरिक हिंदूवादी है और मैं खुद भी हिंदूवादी व्यक्ति हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 25 सालों से बगैर माथे पे तिलक लगाए हुए और हाथ में ये भगवा ध्वज बांधे हुए बगैर मैं घर से बाहर नहीं निकलता। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी जो है कई सालों से राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हूँ। तो ये लोग आज हिंदू, मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पे जन सामान्य व्यक्तियों को डराने का काम कर रहे हैं। मुझे बताइए आप कि पिछले 15 सालों से हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति है। ऐसे समय में जो है ये जो मुद्दे हैं लोकल के, ये मुद्दों को छोड़कर जो है दूसरे ही मुद्दों की तरफ हमारे नागरिकों को डाइवर्ट किया जाता है। आज हमारा देश 140 करोड़ जनता का देश है। बहुत पोटेंशियल है हमारे देश की जनता में। आज 140 करोड़ जनता मतलब हम ही यानी उपभोक्ता और हम ही उस निर्माता, यानी हमको बाहर के देशों पे निर्भर रहने के लिए कोई यानी बंधन नहीं है। लेकिन हमारा आज भी भारतीय प्रशासन दूसरे देशों के ऊपर जो है निर्भर है। तो कहीं ना कहीं हमको, हमारे देश के नागरिकों को, युवाओं को आज रोजगार की आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ का लगभग जो है, हमारे देश की 140% जो जनता है, 140 करोड़, उसमें लगभग अगर देखा जाए तो 65% जनता ये 30-40 साल 25 साल की है, यानी जवान युवा पीढ़ी है। इनको आज रोजगार नहीं है। आज हमारे क्षेत्र का हर युवा जो है किसी न किसी रोजगार न होने के कारण पान ठेले पे, बियर बारों में, दारू के दुकानों में जो है अपना नशा पत्ती करते हुए पाया जा रहा है। हताश होके, निराश होके वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट से भटक करके गलत रास्तों पे जा रहा है। तो सरकार का एक ही यानी उद्देश्य होना चाहिए कि अपने नागरिक, अपने युवा, आज पिछले कई सालों से मिहान जो है गरीबों की जमीन कौड़ी मोल के भाव से जो है आपने आरक्षित किया और आज भी मिहान सक्सेस नहीं हुआ। आज मिहान में बड़ी बड़ी कंपनियां आए तो यहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिलता, लेकिन आपने सुना होगा कि मिहान में भी जो आए बड़े बड़े एफकॉन्स जैसे प्रोजेक्ट बाहर जाने गए। आज एफकॉन्स जैसा बड़ा प्रोजेक्ट जाने से हजारों युवाओं को जो यहाँ रोजगार का अवसर उपलब्ध होते थे वो गुजरात गए। तो आज भी हमारे विदर्भ क्षेत्र में जो है बेसिक हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसका कोई ध्यान नहीं है। आज मुझे दुख होता है कि आज हमारे नागपुर और विदर्भ के लोग जो है मुंबई, पुणे, नासिक जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे विदर्भ के लोग जो है, नेता लोगों इसमें दोषी है। आज बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े यानी उड़ान पुल बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही है, बनानी चाहिए बिल्कुल, लेकिन जन सामान्य नागरिकों का जो है वो रक्षण देखते हुए भी इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में अभी पिछले कई सालों से यहाँ लोगों की रजिस्ट्रियां हो चुकी है। किसी भी प्रकार का आरक्षण न होने के बावजूद आज इस क्षेत्र में रजिस्ट्री बंद करने का काम कर दिया है। आज किसी व्यक्ति का जो है आर्थिक और खरीदी बिक्री का व्यवहार रुक गया है। रजिस्ट्री बंद करने के पीछे का कोई कारण नहीं है। अगर कोई लेआउट सैंक्शन है और वहाँ पहले रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री के ऊपर से दूसरी रजिस्ट्री लगनी चाहिए। आज वो रजिस्ट्री लगने से बेचारे लोग खरीदी बिक्री का व्यवहार कर सकते, लोगों को प्लाट लेने में आसानी होती, घर बनाने में आसानी होती। आज इन्होंने बावनकुड़े जी ने और खोपड़े जी ने रजिस्ट्रियां बंद करके रखा है। आज लोगों के आर्थिक व्यवहार ठप हो चुके हैं। और वो रजिस्ट्रियां क्यों बंद की गई है कि भाई वो अभी कोई भी रजिस्ट्री नहीं लगेगी, कारण उनके पास कोई नहीं है। अभी 1 लाख रुपए दो
अभी रजिस्ट्री वही लग जाती जो बंद है। यानी भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आज इसी यानी रजिस्ट्रियों से वो परेशान है कि भाई कोई आरक्षण नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद तुम उस रजिस्ट्री पे से रजिस्ट्री लगाने के लिए बंद है करके यानी उनको घुमा रहे हो और 1 लाख रुपए देने वाले की रजिस्ट्री लग जाती है। तो भ्रष्टाचार के लिए दोषी जो है यहाँ की सरकार है। महानगर पालिका में कोविड जैसे संकट काल में हम लोग तो सत्ता में नहीं थे, लेकिन कोरोना जैसे काल में हम लोगों ने जन सामान्य नागरिकों की मदद की। हमारा सबसे बड़ा लंगर इसी भंडारा रोड पे आपने सुना होगा कापसी उड़ान पुल के नीचे था, जहां हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के 2.5 लाख लोगों को हम लोगों ने वहां पे लंगर के माध्यम से यानी सुविधा उपलब्ध कराई। अच्छा खासा वहां पे रोटी, सब्जी, चावल और पहनने के लिए जो है किसी के पास कपड़े नहीं थे उनको कपड़े देने का काम किया, जूते, चप्पल, मोबाइल चार्जिंग, उनके नहाने धोने की व्यवस्था, उनको यहाँ से बसों द्वारा अपने अपने सीमा तक भेजने का काम हमारे गुड्डू रांगडाले मित्र परिवार की ओर से किया गया है। और क्षेत्र में जो है 22-23 सालों से हम सामाजिक क्षेत्र और राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। आज भी किसी फैक्ट्री में या कंपनी में कोई अगर दुर्घटना होती है तो उनको मुआवजा दिलाने का काम हम लोग करते हैं। आज हर जो है, क्योंकि हमारा क्षेत्र का अधिकतर जो है व्यक्ति वो मजदूर है, कई फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जो है उनके साथ हादसे होते हैं। ऐसे हादसे के समय जब हमारा नागरिक या हमारे परिषद का व्यक्ति नगर सेवकों के पास जाता है तो कहते हैं कि ये किसी कंपनी में हादसा हो गया या फैक्ट्री में हादसा हो गया, तो उसके लिए नगर सेवक क्या करेगा? ये काम पुलिस वाले का है, हमारा काम नहीं है। बेचारे को बहिरंग लौटा दिया जाता है। लेकिन वही आदमी जब हमारे पास आता है तो हम उसको आधार देते हैं, उस व्यक्ति के, उस परिवार के साथ खड़े रहते हैं और उस व्यक्ति को उस कंपनी के साथ लड़ने के लिए हम उसको मदद करते हैं। और उस कंपनी वाले से, उस फैक्ट्री वाले से 1 लाख रुपए से लेकर तो 50-50 लाख रुपए तक मुआवजा दिलाने का काम गुड्डू रांगडाले और उसके मित्र परिवार ने किया है। ये भी काम नगर सेवक के होना चाहिए। भाई सड़क, बिजली, पानी, ये छोटी मोटी चीजें तो जो है कोई भी नगर सेवक करेगा, मैं भी करूंगा, लेकिन हमको लोगों के दुखों के समय साथ में खड़ा होना भी एक नगर सेवक का कर्तव्य है। और वो काम आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सड़क, बिजली, पानी का काम ये तो मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन लोगों के दुखों के समय खड़ा रहूंगा। एक बार का उनके सुख में साथ में नहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन उनके दुख के समय मैं खड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि इस नवीन नगर में मैं जब 25 साल पहले रहने आया था तब मेरे पास एक सादी साइकिल नहीं हुआ करती थी, और आज मेरे पास भगवान के दया से एक अच्छा चटनी भाकर की यानी मेरे पास यानी सब सुविधा है। तो मैं आज गोर गरीब जनता के साथ खड़ा हूँ, उनके सुख में, उनके दुख में खड़ा हूँ। और निरंतर इस क्षेत्र में कोविड के समय भी इधर में कोविड सेंटर हम लोगों ने लगाया, यहाँ पे टीकाकरण के केंद्र हम लोगों ने इस परिसर में लगाया। यही परिसर छोड़िए हमने भांडेवाड़ी में लगाया, पूरे पूर्व नागपुर नहीं तो पूरे नागपुर में जहाँ जहाँ हम लोग सेवा दे सके वहाँ हमने सेवा देने का काम किया और आगे भी करेंगे, ऐसा मुझे खुद पर विश्वास है। नगर सेवक जो होता है वो अपने प्रभावों का एक सेवक तौर पे काम करता है। ऐसे में अगर चुन के आने के बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि नगर सेवक जो है वो पक्ष का सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाता है और उसके जो प्रभावों के ऊपर जो जिम्मेदारी रहती है वो बतौर वो अच्छे से नहीं निभा पाता है। बतौर अगर नगर सेवक आप चुन के आते हैं या फिर आपको जनता कॉल देती है तो आप एज ए नगर सेवक किस तरह की आप कार्य यहाँ पे करेंगे और किस मुकाम तक आप अपने पद को यहाँ पे सक्षम बनाएंगे? मैं जैसे मैंने बताया कि मैं नगर सेवक यदि बनता हूँ तो क्षेत्र के जनता के को विश्वास में लेकर अनुकूल जो है अनुकूल विकास की ओर अपना रुख करूंगा और नागरिकों के साथ में बैठ करके एक अच्छा जो है संतुलित विकास कैसे करना ये नागरिकों को विश्वास में लेकर करूंगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अधिकतर जो है नागपुर महानगर पालिका हर क्षेत्र में क्या कर रही है कि सीमेंटीकरण का काम कर रही है। सीमेंटीकरण का काम करते समय वो ये नहीं सोचती कि भाई पहले से ही डामर रोड है उससे सीमेंटीकरण हो जाता है तो लोगों के पहले से बने हुए घर जो है वो नीचे हो जाते हैं और सीमेंट ऊंचा हो जाता है। और गटर लाइन और वेस्टेज लाइन सक्सेस न होने के कारण और इन्होंने नहीं बनाने के कारण बरसात के समय वो पानी उनके घरों में जाता है, उनका लाखों रुपए का नुकसान होता है। और ऐसे समय में बाढ़ के समय उनको दिया कितना जाता है 5 और 10 हजार रुपये, नुकसान लाखों का होता है। तो मैं यदि चुन के आता हूँ तो मैं सीमेंटी रोड का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन उसको रोड को खोद के जो है उसी लेवल में, ताकि उस नागरिक का घर वो नीचा ना हो, रोड के समतल रहे, इस टाइप का संतुलित विकास हम लोग करेंगे।
और जहां भी अभी हमारे क्षेत्र में आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे भी रोड नहीं बना है। भाई विकास के नाम पर इन्होंने थूक पालिश किया है हमारे क्षेत्र में। आज भी हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 100% परिसर में सीवर लाइन गटर लाइन की सुविधा नदारद है, बिल्कुल नहीं है। ये गटर लाइन लाने का काम हम लोग करेंगे और इस क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को जो है जिंदा करने का काम करेंगे, क्योंकि जन सामान्य व्यक्ति वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तब भेजेगा जब शिक्षा का स्तर सुधरेगा। मैं नागपुर महानगर पालिका में पहुंचने के बाद वहां पे पुरजोर तरीके से आंदोलन के रूप में आंदोलनकारी नेता हम लोग है, आंदोलन करके इस क्षेत्र की जो भी है मेरे प्रभाग की स्कूलों को वो जीवंत करेंगे, वहां पे अच्छे टीचर्स उपलब्ध कराएंगे, वहां शिक्षा का स्तर जो है शिक्षा का की जो क्वालिटी है उसको चेंज करेंगे। निश्चित नागरिक अपने इस बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। एक तरफ जो है आज 25-25 हजार रुपये साल का जो है बच्चों की पढ़ाई के पीछे उनका जो व्यर्थ में जाता है तो वो कम हो जाएगा। नागपुर समय के माध्यम से आप जो अपने जो मतदाता है उनको आप क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा नागपुर समय के माध्यम से एक ही निवेदन है, मुझे समय समय पर नागपुर समय ने बहुत साथ दिया है। मेरी खबरों को, मेरे आंदोलनों को, लोगों के साथ होने वाली घटनाओं को दिखाने में नागपुर समय ने समय समय पे साथ दिया है, तो मैं उसका आभार भी व्यक्त करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रभाग की जनता को और प्रभाग के बाहर के जो मेरे चाहने वाले लोग हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग मुझे पिछले 22 साल के मेरे सामाजिक और राजकीय प्रवास को देखते हुए आप लोग मुझे एक मौका दें और आप लोगों को यदि विश्वास होगा तो ही मौका दीजिएगा कि गुड्डू रांगडाले आपके सुख दुख में साथ देगा, आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। ये विश्वास होगा तो निश्चित मुझे 5 साल के लिए मौका दे और मेरे साथ आप लोग खड़े रहे। कोई भी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे, क्योंकि अभी जो है अभी तो यहाँ से खेल की शुरुआत हुई है। बहुत सारे नेता लोग मेरे बारे में एक अलग अलग अफवाहें चलाने का काम करेंगे, तो आप सभी नागरिकों को, मतदाताओं को, भाइयों को मेरी विनती है कि ऐसी अफवाहों का आप लोग खुद अपने लेवल पे खंडन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचे। और मुझे जो सम्माननीय विकास जी ठाकरे जो नागपुर शहर के अध्यक्ष है उन्होंने बहुत विश्वास के साथ में, और साथ ही हमारे माननीय सतीश बाबू चतुर्वेदी जी ने और अभिजीत दादा वंजारी ने और हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोली जी ने जो विश्वास के साथ मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट दी है, उस टिकट का आप लोग सम्मान करें, उस टिकट की लाज रखें, क्योंकि हमारे इस परिसर में पहली बार जो है कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है। तो आप पक्ष पार्टी न देखते हुए व्यक्ति देखकर हमारे चारों जो उम्मीदवार है, जैसे मैं गुड्डू रांगडाले, श्रीकांत कैकाड़े, मंजूषा ताई वैद्य और नलिनी ताई मोडगरे, हमारे चारों कांग्रेस के उम्मीदवार है, इन सभी को आप भरघोष मतों से वोट देकर विजय बनाएं। यही मेरी प्रभाग की जनता से अपील है। धन्यवाद।